हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, तो जिसके अंतर्गत ये हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक की ड्राफ्टिंग की थी, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं इनकी सबसे पहले हम लोगों ने अवस्थिति देखी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो महत्वपूर्ण उच्चावच हैं जैसे अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, इसी प्रकार से विंध्यन श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के रूप में मध्यवर्ती उच्च भूमियों को रखा था। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अरावली श्रेणी को देख लिया था। इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मालवा का पठार, सबसे पहले देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, और यदि टाइम बचेगा तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर पठार को साथ साथ देखेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे इसमें विंध्यन श्रेणी के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा का पठार। तो ये मैंने एक भारत का मानचित्र बनाया है, तो जिसमें जो ग्रीन कलर से सर्कल दिख रहा है ये है मालवा का पठार। ये है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ये है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी और ये दक्षिण में है विंध्य श्रेणी। तो मालवा का पठार जो है अरावली श्रेणी एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। तो मालवा का पठार लावा निर्मित एक संप्राय मैदान है। तो इसमें लिखिएगा, सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार, मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, इसकी जो सीमाएं हैं किस किस भौगोलिक प्रदेश से लगती हैं। विस्तार, यह पठार अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित लावा से निर्मित काली मृदा का संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान से तात्पर्य ये है कि जब कोई पठारी संरचना जो होती है, जब उस पर अपरदन और अपक्षयन जैसे कारक सक्रिय होते हैं तो लंबे समय के बाद इन क्षेत्रों का काफ़ी अपरदन कर दिया जाता है, तो जिससे पठारी संरचना होती है वो मैदानी सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मालवा का जो पठार है, तो यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनके द्वारा इस पठार का अत्यधिक विखंडन और विच्छेदन किया गया है, तो जिसके कारण मालवा का पठार जो है ये काली मृदा का एक संप्राय मैदान के रूप में बचा हुआ है। काली मृदा का संप्राय मैदान है। तो संप्राय मैदान को ही कहा जाता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन, ये तो हो गया इसका विस्तार। अब इसकी हम लोग इसी में देखते हैं कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है। सीमा, इसकी उत्तर पश्चिम में सीमा लगती है अरावली श्रेणी से।
उत्तर पश्चिम सीमा उत्तर पश्चिम सीमा लगती है इसकी अरावली से। इसी प्रकार से दक्षिणी सीमा जो इसकी है दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है विंध्य श्रेणी से। विंध्य श्रेणी इसे ही कहा जाता है विंध्यन श्रेणी। इसी प्रकार से इसकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित होती है। बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। अब देखते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्र है मालवा का पठार, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र में काफ़ी अपरदन किया है, तो जिसके कारण से यह जो क्षेत्र है उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र का काफ़ी अपरदन किया है। तो इसमें लिखिएगा इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है। बीहड़ खड्डों को ही कहा जाता है उत्खात भूमि। बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है। तो जब बीहड़ खड्डों का निर्माण होता है तो ऐसी भूमि जो होती है अनुर्वर और अनुपजाऊ हो जाती है, जिससे होता क्या है कि इस क्षेत्र की जो मृदा होती है, मृदा वो हो जाती है अनुपजाऊ। तो ये हो गया मालवा के पठार के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मालवा का पठार है ये अरावली श्रेणी और विंध्यन श्रेणी तथा बुंदेलखंड का जो पठार है उसके मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ खड्डों का निर्माण किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की जो मृदा है अनुपजाऊ हो जाती है। इसी प्रकार से अपरदन एवं जैसे इस क्षेत्र में अपरदन जैसे कारक के सक्रिय रहने से लंबे समय तक तो ये जो पठार है तो ये एक प्रकार से क्षमप्राय मैदान के रूप में भी परिवर्तित हो गया है, जिसे ही पेनी प्लेन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार के बारे में। तो जो इसको फिर से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये ऐसे था मालवा का पठार। मालवा के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार ही बुंदेलखंड का पठार एवं बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो इसमें लिखिएगा मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड व
बघेलखंड बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है, ये मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने तो इस क्षेत्र का भी काफी अपरदन हुआ है, तो जिसके कारण से यहाँ पर बीहड़ खड्डों का निर्माण हुआ है। तो बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है, जिसके कारण इस क्षेत्र की भूमि असमतल और अनुपजाऊ हो गई है। असमतल और अनुपजाऊ हो गई है। ये हो गया बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी के बारे में। तो विंध्य श्रेणी जो है, ये मालवा के पठार और अरावली श्रेणी के दक्षिण में विस्तारित श्रृंखला है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले हेडिंग डालिए, विंध्यन श्रेणी या विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी। अब इसमें हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग विंध्य श्रेणी को दर्शाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये बन गया भारत का मानचित्र। इसमें अब हम दर्शाएंगे विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी जो है, मालवा का जो पठार है उसके दक्षिणी सिरे से इसका विस्तार शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे से लेकर ये है ऐसे अरावली श्रेणी। तो अरावली के दक्षिणी सिरे से लेकर छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये है छोटा नागपुर का पठार और ये है अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे से लेकर छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्य श्रेणी का विस्तार विंध्य श्रेणी का विस्तार
पूर्व की ओर पाया जाता है। विंध्य श्रेणी जो है ये एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो इसके उत्तर से जो नदियां निकलती हैं तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां बनती हैं जाकर, तथा इसके दक्षिण में पाई जाती है एक प्रकार से रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी की अवस्थिति होने के कारण यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो ये विंध्य श्रेणी जो है एक प्रकार से जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो इसमें लिखिएगा विंध्य श्रेणी एक जल विभाजक भी है। एक जल विभाजक भी है। तो इसमें लिखिए ये जो श्रेणी है जब इसमें पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कई श्रेणियां पाई जाती हैं। तो जैसे इसमें इसी का हिस्सा है कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी कैमूर तथा भांडेर श्रेणी के रूप में विस्तारित है। कैमूर तथा भांडेर या भांडेर श्रेणी के रूप में विस्तारित है। तो ये जो विंध्य श्रेणी है इसी के पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार भी पाया जाता है तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में छोटा नागपुर का पठार भी पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा इसी के पूर्व में, इसी के मतलब विंध्य श्रेणी के पूर्व में, इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार पाया जाता है। बघेलखंड का पठार पाया जाता है। इसके दक्षिण से या इसके दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी पाई जाती है। तो नर्मदा की जो घाटी है भ्रंश घाटी है। इसके दक्षिण में नर्मदा की घाटी पाई जाती है। ये हो गया विंध्य श्रेणी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एक अगले वीडियो में देखेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेघालय के पठार को। फिर इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे दक्कन का जो पठार है उसकी जो महत्वपूर्ण उच्चावची विशेषताएं हैं, जैसे जो वहाँ की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं जैसे सतपुड़ा श्रेणी, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार इत्यादि संरचनाओं का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।